आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ और कोरबा से बड़ी खबर। आपको बता दें एसईसीएल के बगदेवा भूमिगत खदान में विस्फोट हो जाने की वजह से 2 कर्मचारी घायल हो गए और घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। ड्रिलिंग के दौरान यह विस्फोट हुआ था और खदान प्रबंधन घटना की जांच में जुटा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर एसईसीएल की बगदेवा भूमिगत खदान में विस्फोट का मामला, जहां इस विस्फोट के दौरान 2 कर्मचारी इसमें घायल हो गए। घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। ड्रिलिंग की जा रही थी जिस दौरान यह विस्फोट हुआ और विस्फोट होने की वजह से यहां 2 कर्मचारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। खदान प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। कोरबा से बड़ी खबर, एसईसीएल बगदेवा भूमिगत खदान में हुआ विस्फोट। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये विस्फोट हुआ, कर्मचारियों की क्या स्थिति है जिन्हें चोट आई है? जी, आपको बता दूं कि एसईसीएल की बगदेवा खदान है, जहां दूसरी पाली में ये घटना सामने आई है। जब ड्रिलिंग के दौरान, अंदर कोयला ड्रिलिंग के दौरान ये मिस फायर हुआ है, जिसकी वजह से ये 2 कर्मचारी है, कैलाश, प्रसाद और विजय, ये उसकी चपेट में आए हैं। ये घायल होने पर इन्हें प्राथमिक उपचार एसईसीएल के अस्पताल में किया गया। उसके बाद अपोलो बिलासपुर रेफर किया गया। इस पूरे मामले में प्रबंधन जो है जांच शुरू कर दिया है कि आखिर घटना किस स्थिति में हुई है और उसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब्दुल, अभी क्या स्थिति है घायलों की? घायल कैसे, उनको कितनी चोट आई है, क्या जल्दी रिकवर हो जाएंगे? जी, घायल की गंभीर स्थिति होने के कारण ही उन्हें बिलासपुर अपोलो रेफर किया गया है और उनका उपचार जो है अब अपोलो बिलासपुर में जारी है। प्रबंधन क्या कह रहा है? प्रबंधन इस पूरे मामले में फिलहाल मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है इसमें जो जांच टीम होती है एसईसीएल सुरक्षा को लेकर जो बनाई गई है, वो इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या पुलिस में भी इस मामले को लेकर कोई शिकायत दी गई है? जी, चूंकि घटना हुई है तो पुलिस भी इस मामले में संज्ञान लिया है और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल पुलिस द्वारा भी की जा रही है। पहले भी इस तरह की कोई घटना यहाँ एसईसीएल में हुई क्या? जी, निश्चित तौर पर इस तरह की घटना इससे पहले भी बगदेवा खदान और इसके दूसरे एसईसीएल के खदानों में भी सामने आई है। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्चा प्रबंधन करती है, उसके बावजूद इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल अब्दुल, आप नजर बनाए रखें, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग कोंदल गांव में हाथी का आतंक। गांव की गलियों में हाथी घूमता दिखाई दिया और हाथी ने भैंस को खदेड़ दिया और भैंस को दौड़ाता यहां हाथी नजर आया। तस्वीरें सामने आई। दरअसल दुर्ग कोंदल गांव में हाथी का आतंक है और हाथी ने गांव में पहुंचकर लोगों में डर पैदा कर दिया। दरअसल वहां पर एक भैंस को हाथी ने खदेड़ दिया और तस्वीरें सामने आई ये बालोद से, जहां भैंस को दौड़ाता हाथी दिखाई दिया और हाथी के आ जाने की वजह से गांव के लोगों में दहशत का आलम है। विश्व शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त। विश्व, क्या स्थिति है? ये हाथी को लेकर जानकारी वन विभाग को दी गई है क्या? ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है फिलहाल वहां? जी आशीष, बालोद जिले का ये पूरा वीडियो है एक दुर्ग कोंदल गांव में, जहां पे जो है वो एक ग्रामीण ने छिपकर इस वीडियो को शूट किया है, जहां पर एक हाथी, जो दंतैल हाथी है, वो एक भैंस को दौड़ाता हुआ दिख रहा है। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और फिलहाल ग्रामीण जो है वो दहशत में है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां हाथी जो है वो लोगों को या मवेशियों को जो है दौड़ाता है या उनके खेतों पे जो है वो उनकी फसलों को रौंद देता है। तो लगातार ये घटनाएं जो है सामने आ रही हैं और ऐसी ही एक तस्वीर बालोद के दुर्ग कोंदल गांव की है, जहां पर एक दंतैल हाथी साफ तौर पर दिख रहा है कि जो मवेशी को दौड़ा रहा है, जिस पर डर कर वो भैंस भाग रही है। तो ये वीडियो जो है वो ग्रामीण ने छिपकर बनाया है और वीडियो में ग्रामीण ये भी कहता दिखाई दे रहा है कि हमारे गांव में जो है वो हाथी आ चुका है, सभी लोग जो है सतर्क रहें इससे। जी, ताजा मामले में क्या स्थिति आगे रहेगी, इस पर आपसे जानकारी लेंगे आगे।
बहुत शुक्रिया विश्व आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे का दूसरा दिन आज बीजेपी कार्य समिति की वो बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात का भी समय तय किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और आज बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मुलाकात नेताओं और कार्यकर्ताओं से करने वाले हैं ओम माथुर। साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव जो आज लाया जाएगा, 3 महीने के लिए आगे कार्य योजना बनाई जानी है और इस कार्य योजना के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों को साधने का प्रयास रहेगा। इन चुनावों में बेहतरीन परिणाम हासिल करने का प्रयास और उसके लिए निर्देश कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रभारी ओम माथुर दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। आज की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 3 महीने के लिए कार्य योजना बनाई जानी है, चूंकि आगे 3 महीने किस तरह से लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संपर्क किया जाए और चुनाव में कैसे बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल किया जाए, इसी योजना को लेकर आगे का रूपरेखा तय की जाएगी। आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों के बीच जाएगी, ये सभी निर्देश ओम माथुर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को देंगे। और रायपुर में जहां आपसे कुछ ही देर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है, मिल रही जानकारी, दरअसल प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ओम माथुर, नितिन नवीन, अजय जामवाल, पवन साय इसमें शामिल होंगे और रमन सिंह कार्य समिति के सदस्य, कोर ग्रुप के सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, संभागीय प्रभारी, सह प्रभारी, जिला प्रभारी, भाजपा जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। और इस बैठक को लेकर क्या कुछ है डिटेल्स, हमारी सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी और क्या कुछ रहने वाला है विषय? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होगी और ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल में ही कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए हैं और जाहिर तौर पर इसके बाद में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और इन नतीजों ऐसे नतीजे जो कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का विषय है। केंद्रीय स्तर पर समीक्षा तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में किस तरह की रणनीति हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर और जो है किस स्ट्रेटेजी पे पार्टी चलेगी, इस पर खासतौर पे मंथन होगा। क्या कमजोर कड़ी कर्नाटक का पे रही और यहाँ पर जो है वो किस तरह के खतरे हो सकते हैं, इस पर खासतौर पे स्ट्रेटेजी चलेगी। अरुण साहब जो है उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। नितिन नवीन शामिल है, ओम माथुर है, अजय जामवाल इसमें शामिल होंगे और अगले 3 महीनों तक के पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किन इश्यूज को लेकर पार्टी जो है सड़क पर उतरेगी, बूथ लेवल तक की किस तरह की तैयारी की जाएगी, जनसंपर्क अभियान जो है जो शुरू करने वाली है बीजेपी, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किन मुद्दों को लेकर आम लोगों के बीच में जाएंगे, जब लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, डोर टू डोर इंटरेक्शन करेंगे तो ऐसे में क्या ऐसे मसले होंगे जो इमोशनली लोगों को आने वाले समय में जो है वोटर्स के तौर पर प्रभावित जो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर स्ट्रेटेजी जो है वो तय की जाएगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऐसी सरकार की योजना है जो लगता है कि बीजेपी को ये लगता है कि ये सरकार के लिए जो है वो कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं, उन योजनाओं को कैसे बीजेपी फोकस कर सकती है, उसको एक फेलियर के तौर पर बता सकती है। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसको बीजेपी जो है वो एक पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, मतलब ये बता सकती है कि वो कितने जो है वो प्रभावशाली योजनाएं हैं। बिल्कुल, और लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए क्या निर्देश होंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी? ममता, बैठक के बाद भी आपसे डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अगली खबर रायपुर से, जहां आज से संविदा कर्मचारी आंदोलन पर जाने की तैयारी में हैं। जांजगीर चांपा से नियमितीकरण रथ यात्रा, 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए कर्मचारी निकलेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। 47,000 कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं और 47,000 कर्मचारी इस यात्रा से किसी न किसी रूप में जुड़ेंगे और आज से यह आंदोलन कर्मचारी नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से संदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कि हमें नियमित किया जाए, हमारी मांगों को माना जाए
और इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ रथ यात्रा की तैयारी है, बात करेंगे। हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं नियमितीकरण रथ यात्रा को लेकर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के 45,000 से अधिक संविदा कर्मचारी आज जांजगीर चांपा जिले से रथ यात्रा नियमितीकरण रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जिसके बाद ये रथ यात्रा जो है 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो संविदा कर्मचारी हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस रथ यात्रा के माध्यम से अब नहीं तो कब के थीम पर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये रथ यात्रा छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले होगा, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में रथ यात्रा निकाली जाएगी। और इस रथ यात्रा की शुरुआत आज से जांजगीर चांपा जिले से हो रही है, जिसके बाद संविदा कर्मचारी 3000 किलोमीटर का सफर तय करके राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 21 जून को नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा जो है वो अभी तक अधूरा है और इसी के विरोध में संविदा कर्मचारी जो है रथ यात्रा आंदोलन निकाल रहे हैं और अगर आगे भी इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि रथ यात्रा को लेकर संविदा कर्मचारियों ने रूट प्लान भी अपना तैयार कर लिया है और हर दिन एक जिले में यह रथ यात्रा जो है सरकार के वादे को याद दिलाने के लिए निकाली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, भिलाई से बड़ी खबर। भिलाई शहर में आज शाम पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। जी हां, मेंटेनेंस की वजह से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। प्लांट में बिजली सप्लाई नहीं होने से आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, तो पानी की व्यवस्था कुछ करके रखनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था क्या प्रशासन की तरफ से की जा सकती है, हालांकि इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं मिल पाई है, लेकिन आप अपने स्तर पर पानी की कुछ व्यवस्था, अतिरिक्त व्यवस्था अवश्य करके रखें। और मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मिथिलेश, पानी की सप्लाई में डिस्टर्बेंस रह सकता है, क्या कुछ अभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि विद्युत मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है, इस वजह से आज पानी की सप्लाई शाम को बाधित रह सकती है। निगम प्रशासन ने लोगों को पहले ही आगाह कर दिया था कि आज शाम को जब पानी की सप्लाई बाधित रहेगी, ऐसे में पानी को वे सहेज कर रखें, बचा कर रखें और ज़्यादा होगा तो वे टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई करेंगे। लेकिन जब जब इस तरह के कोई मेंटेनेंस के काम आते हैं, तब ये देखा गया है कि निगम प्रशासन जो दावे करता है वो धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि निगम के प्रशासन पास में इतने टैंकर नहीं होते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर निवासरत हैं उन तक पानी पहुंचा सके। लोगों को ये पहल करनी होगी कि पानी बचा कर रखें। तो आज सुबह पानी की सप्लाई हुई है, शाम को पानी की सप्लाई रुके रहेगी, क्योंकि जब मेंटेनेंस का कार्य नहीं होगा तो फिल्टर प्लांट ने से जो टंकियों के माध्यम से जो पानी की सप्लाई होती है, टंकियों में पानी नहीं पहुंचेगा और टंकियों के माध्यम से जो घरों तक पानी जाता है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे में लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। दुर्ग जिले की बात करूं तो दुर्ग जिले में अभी पारा जो है वो 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। जब पानी नहीं आएगा तो निश्चित रूप से लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, कम से कम पानी बचा कर रखें और निगम प्रशासन जो दावा कर रहा है कम से कम वो धरातल पर नजर आए, ताकि लोग परेशान ना हो पाए। जी मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का रायपुर से, जो कि छत्तीसगढ़ में आईसेक्ट ब्लैक लिस्टेड कंप्यूटर ट्रेनिंग देने वाली संस्था पर कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई के दौरान लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। समिति ने 1,42 लाख की गड़बड़ी पकड़ी है और संस्था ने साल 2001 से 2004 के बीच दी गई ट्रेनिंग और प्रदेश के स्कूल्स में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी किए गए हैं। लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। समिति ने 1,82 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई है। और ममता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, गड़बड़ी की जो बात कही जा रही है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है संस्था पर और आगे क्या कुछ स्थिति रह सकती है इस पर?
देखिए, छत्तीसगढ़ में आईसेक्ट कंप्यूटर जो सेंटर है, वो जो संस्था है, वो लगातार पूरे जो स्कूलों हैं और कॉलेजों में प्रशिक्षण दे रही थी, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय ने अब उनकी गड़बड़ी पकड़ी है और करीबन 11 साल से ज्यादा जो है समय हो गया ये संस्था जो है वो प्रशिक्षण दे रही थी, लेकिन 1,82,00,000 रुपए की गड़बड़ी जब पकड़ी गई उसके बाद से मंत्रालय से ये आदेश जारी हुआ है और 2001 से 2004 के बीच प्रदेश के स्कूलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना अंतर्गत कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य जो है आईसेक्ट के जरिए कराया जा रहा था और काफी पुरानी और नामी जो है ये आईसेक्ट संस्था है। लेकिन उसके बाद में ये पाया गया कि संस्था ने जो है वो इस तरह की गड़बड़ी की है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो फर्जीवाड़ा इसे कह सकते हैं कि जो जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया उससे ज्यादा लोगों का जो है वो बिल वो करना और जमीन पर जब वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि इतने लोगों को जो है वो प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया। तो अब जो है उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि अब जो प्रशिक्षण कंप्यूटर का दिलाया जाएगा वो अब इस संस्था को इसके कोई टेंडर नहीं मिलेंगे और अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसे, क्योंकि आईसेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन जो संस्थान है वो अपने आप में बड़ा और नामी संस्थान रहा है और ऐसे में अब जो है उसकी 1,82,00,000 की गड़बड़ी पकड़ी गई है और जमीनी तौर पे अब इस बात की और जांच की जा रही है कि और कितना फर्जीवाड़ा जो है इस संस्था ने किया है और फिर बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। इस बीच भिलाई से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 2 अस्पतालों को प्रशासन ने सील कर दिया। भिलाई का एसएस हॉस्पिटल और अंबे हॉस्पिटल सील कर दिए गए हैं। दोनों अस्पतालों को 1 महीने के लिए सील कर दिया गया है। आयुर्वेद का डॉक्टर एलोपैथिक का इलाज कर रहा था और इस विषय को लेकर थोड़ा सा भाई इधर पीछे आप आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, एक चेयर दे दो, ठीक है, आप बैठो। आज है कि आपने भाजपा का दामन थामा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे और क्या आपको ऐसे वो लग रहा है कि आपने भाजपा का दामन थामा है? देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वैसे तो हमें पता था, मगर वास्तविकता तो व्यवहार में होने से होती है। वहाँ कोई ना तो संगठन है, ना ही कोई दल है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई बायलॉज विधान है और ना कोई संगठन का ढांचा है। बही जा रही है, गुटों की पार्टी है, अपने अपने गुटों में बस मेरा है, मेरी भले ही एक फूट जाए, सामने वाले के दोनों फूट जाए, इस सिद्धांत पर काम करती है कांग्रेस पार्टी। तो आज आपने जो भाजपा को ज्वाइन करा है, किस विचारधाराओं पे ज्वाइन करा है? देखिए भविष्य नहीं, वेदना। मैं 2016 में माननीय विवेक तनखा जी को निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से, निष्ठा से हमने वोट करके राज्यसभा में भेजा और इन्होंने हमें जना क्या क्या कहा था, हमारा एक छोटा सा भी काम इन्होंने नहीं किया है क्षेत्र में। तो हमने देखा कि मोदी और हमारे जो माननीय शिवराज सिंह जी हैं, उनकी नीतियां हैं, अट्रैक्टिव हैं, एक्टिव हैं, जनहितकारी हैं, कल्याणकारी हैं। तो इसलिए सारी बातों को देख करके अपन ने ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ अपना गुजारा नहीं हो रहा है, कोई सुनने, उपेक्षा पे उपेक्षा हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। और हमारे यहाँ हमको खड़े होकर चुनाव हरवाते हैं, उनको सिंहासन पे बिठाला जा रहा है। सामने देख के बोलिए सर, जिनको जो चुनाव हरा रहे हैं हमें, अब बाई इलेक्शन लड़ा मैं 2020 का और पूरी पार्टी लग गई चुनाव हराने। चुनाव हराने की जरूरत नहीं, किसी को खुद ही हार जाते हैं। ये सिद्धांत पे काम करती है कांग्रेस। मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ 2014 से और 18 तक प्रभारी भी रहा और विधायक दल का मैं नेता भी रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी से। फिर मैं 19 में कांग्रेस के साथ में पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जरूर लड़ेंगे। सर, आप एक चीज कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग आपको खुद हरा रहे थे जी, तो क्या हुआ था ऐसा, आपको मालूम चला उस समय जब आपने लड़ा था चुनाव? तो देखिए हुआ ऐसा कि उसमें चुनाव हराई किया उन लोगों ने, उनकी नेता के हाथ था।
सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। शैलेंद्र, एक और कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में, बड़ा कांग्रेस को देखा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग जो कभी 2018 के चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस के गढ़ के तौर पर उभरा था। हालांकि उसके बाद जो है कुछ विधायक उसी इलाके से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे, जिसकी वजह से सरकार चली गई थी। और अभी उसी इलाके से जो कभी भी कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे सत्यप्रकाश सखवार, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि वो 2014 से लेकर 2018 तक बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे। 2013 में मुरैना जिले की अंबा सीट से वो बीएसपी से ही विधायक रहे हैं, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो निश्चित तौर पर उस इलाके से लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए झटका है। इस चुनावी साल और चुनावी साल में यदि कोई भी नेता अगर आपको पार्टी को छोड़कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो गलत जाता है। और आज जब वो यहाँ पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। जी शैलेंद्र, पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा, चुनाव लड़ने की इच्छा तो है सखवार जी के मन में? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ने की, देखिए मैंने बताया कि 2013 में जब वो बीएसपी में थे उस समय तो वो चुनाव लड़े थे और वहां पर चुनाव जीते थे। लेकिन 2018 में जब वो बीएसपी से चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन जब 2020 का बाई इलेक्शन हुआ तो उस समय वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। तो कांग्रेस ने उन्हें अंबा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस साल की चूंकि आखिरी में चुनाव है, हालांकि अगर वर्तमान अंबा की बात करूं तो अंबा में कमलेश जाटव जो है वर्तमान विधायक है। 2018 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2020 में वो बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते हुए। तो सिटिंग एमएलए के हिसाब से देखो तो वहाँ बीजेपी की सीट है और ऐसे में अब जब सत्यप्रकाश सखवार खुद बीजेपी में शामिल हुए तो क्या देखना होगा कि क्या पार्टी उन पर दांव खिलती है या फिर जो वर्तमान विधायक है उनको ही कंटिन्यू किया जाता है। हालांकि जब उनसे बात की गई तो वो कह रहे हैं कि पार्टी अगर निर्णय लेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय की उपेक्षा होती है, बाबा साहब की उपेक्षा होती है। इस तरह के तो तमाम आरोप है वो कांग्रेस पर लगाते नजर आ रहे हैं। जी सत्यप्रकाश सखवार इतिहास गवाह है, बीएसपी में थे, फिर कांग्रेस में गए, अब बीजेपी में आए हैं। शैलेंद्र, समय की कमी है, नहीं तो इस विषय पर और चर्चा करते। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो आगे क्या स्थिति रहेगी सखवार की, भारतीय जनता पार्टी क्या कहीं से टिकट देती है, ये भी सवाल रहेंगे अहम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं।